फैसला आ गया तो क्या जो जिस तरह आज ऑब्जर्वेशन दी गई जज साहब की तरफ से, अब कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। ये भी अदालत में कहा कि हमें हमारा क्या ताल्लुक इससे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा जी। है नहीं है, और हो पाएगा ये क्या जो करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आप असल में हमने इतनी दफ़ा ये एक गोल चक्कर चलते हुए देखा है कि अभी हैरानी होती है जब कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो मतलब ये वो तारीख़ के औराक हैं, ऐसे लगता है कि हम कोई 5वीं 6ठी दफ़ा इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। मतलब पुराने पर्चे जो हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं और उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। यही चीज़ें हमने 80s में देखी, यही 90s में देखी, यही 2000 में देखी। रातों रात असम्बलियों का इधर जाना उधर जाना, फिर उसकी करेक्शन हुई, फिर करेक्शन के बाद फिर विड्रॉल हुआ। इस सारी चीज़ को जब मैं अभी आप लोग जब वज़ीर साहब भी बात कर रहे थे तो मैं ये जहन में सोच रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इस गंद के अंदर सब शरीक हैं। दो बड़ी पार्टी हैं वो इसके अंदर शरीक हैं, वो पूरी तरह से इसकी वो हैं, ओनरशिप ले रही हैं। जुडिशरी जो है उसकी मेजॉरिटी इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उसकी जो मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस काम को कर रहे हैं। एक ऐसा काम जिसकी कोई जस्टिफिकेशन दी ही नहीं जा सकती, जिसको किसी भी तरीके से वैलिडेट किया ही नहीं जा सकता, वो सब कुछ करने के बावजूद भी जो है हम समझ रहे हैं कि जी हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसके लिए आर्गूमेंट भी मौजूद है, उसके लिए लॉजिक भी मौजूद है। फिर हम कहते हैं कि जी सोशल मीडिया ने बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया। अब इसके ऊपर से जब आप कहते हैं ना कमेंट करो, बाय गॉड कमेंट करते हुए भी शर्म आती है। कभी बिलावल की तकरीरें सुनता हूँ तो मुझे उसकी वालदा अल्लाह मगफरत करे वो याद आ जाती हैं, उसके नाना। क्या कह रहे हो तुम, ठीक है, क्या कह रहे हो और किसको कह रहे हो, सामने कौन बैठा हुआ है, उन वकीलों की शक्लें तो दिखाओ, उन्हें हम कहीं फ्रेम करा के जो है तमाम बारों में लगाएं कि ये लोग बैठ के ये इडियोसिटी सुन रहे थे। तो मतलब ये है कि इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ अदालत में हुआ वो भी शर्मिंदगी था। जो अगर इसी फैसले की रो से कुछ पार्लियामेंट में हुआ तो शर्मिंदगी नहीं, वो बेशर्मी होगी पार्लियामेंट के निज़ाम की। और इस सारी सिचुएशन में से अगर कोई अमेंडमेंट निकालने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूं कि वो पूरे पार्लियामेंट और पार्लियामानी निज़ाम की जिल्लत और रुसवाई होगी। सारा मामला घूम फिर के अगर ये लोटे भी बना लें नेशनल असम्बली में, सेनेट में, मैंने जिस तरह कहा कि इनको 5-7 वोट चाहिए हैं, वो BNM मेंगल और के 2 वोट हैं और JUI के 5 हैं, 7 वोट जो हैं उनके बगैर ये काम नहीं बनता। मौलाना पे बात अड़ी हुई है। मौलाना आपके बड़े दोस्त हैं और आपकी उनसे मुलाकातें भी रहती हैं, तो मौलाना ने अभी तक तो बिल्कुल खड़े हुए हैं, बट थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं जिससे मैं डर जाता हूँ। एक, उन्होंने अभी तक ये कहा कि वो हक में आईनी अदालत के, उनको इस तरीक़ाकार से एतराज़ है। दूसरा, उन्होंने आज के फैसले का भी कही फैसला ठीक है, इसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, इसके ज़रिए लोटे नहीं बनाने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि SC कॉन्फ्रेंस जो कि 15 और 16 को है, SCO की मीटिंग जो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है 15-16 अक्टूबर को मौखर कर दें। और इससे मैं ये खस कर सकता हूँ कि फिर इसका मतलब क्या ये तो नहीं कह रहे कि 16 और 25 के दरमियान में जो कि रिटायरमेंट डेट है ये कर ले, तो मौलाना खड़े हुए हैं। देखें जनाब, मौलाना का जहाँ तक सवाल है, मौलाना जैसे वो कह रहे हैं, मैं कल भी मिला हूँ और मेरा न्याज़मंद एक दो उनसे वो है, एक ताल्लुक़ भी है और मैं समझता भी हूँ उनकी सियासत को और उनके ऑपरेशंस को। मैं इसके बारे में पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ना मौलाना इस मामले में किसी किस्म की भी जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन उनके माइंड में नहीं है, और मेरा ख्याल है कि होना भी नहीं चाहिए था। और इस वक्त जो उनकी स्टेटस है वो ये डिमांड भी करता है कि वो इस वक्त यही किरदार अदा करें जो वो कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने पूरे एतमाद से, अपनी जजमेंट की और अपने नॉलेज की एतमाद से ये कह सकता हूँ
कि मौलाना किसी भी सूरत में इस आइनी तरमीम का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ना हिस्सा बनेंगे, ना फैसिलिटेटर बनेंगे, ना इसके अंदर इसके पास होने में, इसके नतीजे में आने वाली स्याही में से किसी किस्म की स्याही वो अपने हिस्से में लेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये आपको कहना चाहता हूँ कि उनकी पूरी पार्टी और उनके हत्ता के उनके जो फॉलोअर्स तक हैं वो भी उनके इस फैसले में ना सिर्फ उनके साथ खड़े हैं, ना सिर्फ उनकी कुव्वत हैं, बल्कि उनके आगे आगे इस फैसले को लेके चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुर्बानी के लिए हर तरह से तैयार है। तीसरी चीज़ जो मैं बहैसियत एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं वर्कर और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट या एक पॉलिटिकल प्रोसेस में से गुजरे हुए इंसान के तौर पे कह सकता हूँ, वो ये है कि ये आइनी तरमीम पार्लियामेंट में से पास कराने का कोई जस्टिफाइबल तरीका इस वक्त मौजूद नहीं है। इसको जो करवाने पे तुले हुए उनको जस्टिफिकेशन का, इखलाकियात का कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो बिल्कुल अमली सियासत के हवाले से कह रहा हूँ कि अमली सियासत के हवाले से भी ये अगेंस्ट द विंड जाना, मौलाना बहरहाल एक उनको और कई चीज़ों का इल्ज़ाम दिया जा सकता है, उनकी सियासी बसीरत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो क्या उनकी वो सेंस क्या कहती है? देखें, उनकी सियासी बसीरत और जो देखें असल में ताकत के ज़रिए कुछ करवाना, ये हमारे मुल्क की एक रिवायत रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों ने ये रवायत बनाई भी थी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह अब ये ख़त्म हो रही हैं उसी तरह से ये रवायत भी अब आखिरी सांस ले रही है। ये वो इस वक्त की वो सूरत हाल है जिसमें एक तरफ तो ये पार्टियां डूब रही हैं, लेकिन कुदरत का इंतकाम देखें कि डूबते हुए उनसे वही काम कराया जा रहा है जो उन्होंने अपने आगाज़ में किया था। मतलब अंजाम और आगाज़ जो है वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि ये उन्हीं का बनाया हुआ एक बदनुमा अमल था जो उन्हीं के सामने और उन्हीं के हाथों ये इख्तिताम पजीर होगा। मैंने इस मामले में जुडिशरी से रिलेटेड मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर के जितने इक़दाम थे उनको देखा है और जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर और आवाम की जो इस वक्त की सिचुएशन है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त इसको पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा तो फिर एक ही सूरत होगी कि बहुत से निकाब पोश जो है वो इस बिल के साथ असम्बली में दाखिल हों और जो इधर कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं उनको उठा उठा के दूसरी तरफ जाके मारें और उन्हें कहेंगी कि ये अब हमारा बिल पास हो। तो इससे बहुत बेहतर है कि स्पीकर साहब जो है बगैर गिनती किए हुए वो एक तो बड़े ताकतवर ये चीफ जस्टिस हैं। अभी आप कह रहे थे कि ये मुझे किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रही कि ये आईनी तरमीम ये पास होगी। फिर यहाँ फैसल सिद्दीकी साहब हमारे कोई प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा जी कुछ भी कर लें तो ये इट्स ओवर फॉर फायज़ ईसा साहब और ये इनको शराफत से घर चले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, एक तो ये जो सारे हैंडलिंग जिस तरह हो रही है इसको अगर देखें तो वो एक जुमला मुझे याद आता है कि ये दहशतगर्दी जो है ये एक SHO की मार है। तो ये पार्लियामेंट जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये एक SHO के ज़रिए डील किया जा सकता है मौजूदा हालात में इस पार्लियामेंट को, ऐसी सूरत हाल में कि जब आवाम जो है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ हुकूमत की हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहे, हुकूमत की बनाई हुई पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं कर रहे और उसकी लेजिस्लेशन को भी तस्लीम नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता कि किसी को जंजीरों से बांध के भी अगर लाया जाएगा तो वो तब भी ये काम हो सकेगा। और यही सूरत हाल जो है जब एक शख्सियत मुतनाज़िया हो जाती है तो मुतनाज़िया शख्सियत को कोई भी इदारा ओन नहीं करता और उसको अपने सर पे उठा के एक ऐसा फर्द जो डिकम्पोज कर चुका उसको तो लोग घर में भी नहीं रखते।
एक शख्सियत जो अपनी पोजीशन में बैठे हुए डिकम्पोज हो रही हो, उसका जो क्रेडिबिलिटी डिकम्पोज हो रही हो, उसकी हैसियत जो है वो मुतनाज़ हो रही हो, उस मुतनाज़ हैसियत के साथ आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो मेरा जो इस सारी चीज़ के ऊपर, जो मैं किसी की कबूलियत की बात नहीं कर रहा, मैं ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं ताकत को भी समझता हूँ किधर खड़ी है और इस वक्त की क्या सूरत हाल है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए मैं जिस ताकत को गालिब आते हुए देख रहा हूँ वो जमहूर और आवाम की ताकत है, जो कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये सड़कें, इन सड़कों पे चलते फिरते इंसान वो उस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो उनके ऊपर लागू करने की कोशिश की जा रही है।